उन्होंने साफ ये बयान दिया है, हमने हरमोज को बंद नहीं किया है, स्ट्रेट ऑफ हरमोज, पर हम जो है इजरायली और अमेरिकन टैंकर्स को नहीं जाने देंगे, बाकियों को हमने नहीं रोका है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज है वो नहीं कर रही हैं इंश्योरेंस, तो बहुत सारे टैंकर्स वहां खड़े हुए हैं और वो जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अब हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम अमेरिका के साथ जुड़ गई है। ये तो सबको दिख ही रहा है। अब ये जो सारी बात होती थी, जयशंकर बार बार हर प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि हमारी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है, हम जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिख रहा है। वो हमें आके धमका देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है, हमें बता दिया, हमको अमेरिका ने कहा है कि देखिए आप अभी रशिया से ले लीजिए, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको देने में। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हरमोज का ताल्लुक है, सीधी सी बात यह है कि इतना खतरा लोगों को लग रहा है, एक डर बैठ गया है, माहौल है इसराइल का, इसराइल के ड्रोन्स का, इसराइल की मिसाइल्स का, कि हमारे टैंकर्स का नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जा रहा है। उन्होंने तो सिर्फ कहा है इसराइल और अमेरिका को हम नहीं जाने देंगे। जी हाँ, तो यानी कोई नहीं जा रहा है डर से। ऐसा नहीं है कि ईरान ने कोई इस तरह से एक शर्त रखी है कि सिर्फ चीन को ही वो रास्ता देगा, लेकिन साफ साफ कह दिया कि इन 3 देशों को कम से कम नहीं दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए आप प्रवीण साहनी जी, कि ये खबर तो आई है रूस के तेल वाली, पहली बात तो मुझे बताइए क्या इससे कोई राहत होगी? वो ये कह रहे हैं साथ साथ कि ऐसा नहीं है कि रूस को कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे, लेकिन 30 दिनों की ये मोहलत आपको दे रहे हैं। हम जानते हैं इससे पहले हमारे ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया गया था 25% और 25% और ज्यादा उस पर लगा दिया गया था। फिर ये भी कहा गया ये डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कि मैं ये समझता हूं, मैं नाखुश हूं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत आधिकारिक रूप से तेल कंपनियां कह रही हैं कि हमने तेल खरीदना बंद कर दिया है। इस पूरे जो जंगी माहौल है इसमें भारत कहां खड़ा हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि पूरा एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि इस दुनिया में कौन सा देश किस स्तर पर किस सीढ़ी में कहां पे खड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से तय होगा नए सिरे से, तो हम कहां खड़े हुए हैं? देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, हमारा वहां बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसको मैं बोलता हूं जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। हमारा इन्फ्लुएंस एकदम खत्म हो गया है और उसका कारण बहुत सीधा है। पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी मिडिल ईस्ट के लिए, तो वो ये होती थी कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के लिए बात करते थे, हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते थे, और 1993 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ बने थे, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो उसके बाद हमने एक बैलेंस रखा था, एक संतुलन रखा था। वो संतुलन अब मोदी सरकार ने तोड़ दिया है और हमारी जो रेलेवेंस है वहां पर वो खत्म हो गई है। मिसाल के तौर पे अभी क्या हो रहा है, तेल का जहां तक ताल्लुक है वो तो उन्होंने हमें बता दिया है अमेरिका ने कि अभी आप फिलहाल वहां से खरीद लीजिए। हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, करीबन 9 मिलियन हमारे लोग वहां काम करते हैं वहां पर, तो इसीलिए प्रधानमंत्री भी और ये जयशंकर भी सबको, शेख को और उनको किनको वहां फोन कर रहे हैं कि देखिए हमारे वहां लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए। देखिए हिफाजत ठीक है, सवाल ये हमारा कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान एक बहुत बड़ा और समझदार मुल्क है मिडिल ईस्ट का। ईरान जो है, ये बात उठती है बार बार कि ईरान क्या हमसे बहुत नाराज हो गया है। मैं समझता हूं ईरान जिम्मेदार है, ब्रिक्स का मेंबर है। ईरान जो है उसको एक परेशानी थी, एक दुख हुआ था, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर उनका जो वॉरशिप था उसको अमेरिकन सबमरीन ने वो खत्म कर दिया, गिरा दिया। तो वो हमसे दुख उन्होंने जाहिर किया है और खुल के किया है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान हमारे साथ ताल्लुकात नहीं चाहता है। दिक्कत यह है कि हम ईरान के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जुड़ गए हैं एकदम। हमारी पूरी आज फॉरेन पॉलिसी में कह सकता हूं 100% फॉरेन पॉलिसी अब जो है अमेरिका और इजराइल के साथ है, क्योंकि जो इजराइल है वो एकदम जुड़ा पड़ा है अमेरिका के साथ। आज जो लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है जो कि अमेरिका लड़ रहा है। और इससे पहले मैं ये भी आपसे पूछ लेती हूँ, जिस पर इतना असमंजस है, कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तो मैं उन लोगों में गिनती हूँ जो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, काला और सफेद का भेद कर लेते हैं। मुझे बताइए कि तमाम तरह के, चूंकि आपने ये कह दिया है अब ये कि इजराइल की वॉर है, और इसे आप नहीं कह रहे हैं, वहां के मिलिट्री वेटरन, कल देखिए व्हाइट हाउस में क्या हंगामा हुआ, किस तरह से उन वेटरन का हाथ तोड़ दिया गया जिन्होंने ये कहा कि ये इजराइल की वॉर है, मैं इजराइल की वॉर में जान नहीं दूंगा, मैं इजराइल की वॉर नहीं लड़ूंगा। तो एक तरह की बगावत तो वही सेना में नजर आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स के ही। जब नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे इजराइल, उसी दौरान ये पूरा जंग की जो तैयारी थी वो चल रही थी, उनके लौटते ही समझिए कि हम तो सांस नहीं लिया होगा उन्होंने यहाँ आते हुए, और तभी ये हमला हो गया था। खबर ये भी आई कि हमला दरअसल 1 हफ्ते पहले होना था, यानी कि जब मोदी जी वहां मौजूद थे उस वक्त इस हमले की प्लानिंग की गई थी। इसको और इस पूरी विजिट को एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि कि दुनिया और ईरान और बाकी सब लोग इस मुगालते में रहें कि देखिए यहाँ तो एक इतने बड़े देश के नेता इसे विजिट कर रहे हैं, उनका दौरा चल रहा है, तो हमला तो हो नहीं सकता, और उसी दौरान उस कवर को इस्तेमाल करके हमला कर दिया। आप मानते हैं ये बात? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, ये मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की सोच थी कि ये जाए प्रधानमंत्री वहां। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो एम्बेसडर सर्गियो गौर है, ये इन्होंने शायद बोला होगा प्रधानमंत्री को या किसी को बोला होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 25 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री गए, 22 फरवरी को अपनी किनेसेट में जो नेतन्याहू है उन्होंने बात कर दी हेक्सागन ऑफ अलायंस, और उसमें यह कह दिया कि अब इस हेक्सागन मतलब 6 नोड होंगे, 6 पॉइंट होंगे, उसमें एक पॉइंट होगा इसराइल, बहुत बड़ी ताकत, एक होगा इंडिया, और बाकी 4 का पता नहीं है क्या है। कहने का मतलब यह है कि पहले से यह बता दिया गया प्रधानमंत्री के जाने से कि देखिए साहब आप बहुत बड़े मुल्क है। तो उसके बाद फिर आप जानती भी है कि वो सेनेट के अंदर एक मेडल भी दिया गया, जिसमें जो मेडल पहली बार बनाया गया था। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को यह बताना था कि देखिए आप बहुत बड़े हैं, और उनके जाने से क्या हुआ है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी अब वो एकदम खुल के सामने आ गई है। अब जो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और खड़े होकर गले मिल रहे हैं नेतन्याहू के साथ, तो उसमें अब क्या छुपा रह गया है, उसके एकदम बाद लड़ाई शुरू हो गई। जहां तक आपने बोला प्लानिंग लड़ाई की, मैं समझता हूं अमेरिका को शुरू से ना अभी तक पता है कि वो कर क्या रहे हैं। जिस तरीके से उनके वो जो बोलते हैं आज की रेजिम चेंज होगा, फिर बोलते हैं इनके न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, इसमें काफी बहस चल रही है, उनकी यूएस कांग्रेस के अंदर भी हुई है बहस। तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे राइसियाना में डायलॉग में साफ बोला है, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा है ये लड़ाई हमने शुरू नहीं करी है, ये लड़ाई अमेरिका ने शुरू करी है, जब अमेरिका बंद करना जाएगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी।
अब सवाल यह है कि अमेरिका लड़ाई कैसे बंद करेगा, क्योंकि उसमें अमेरिका, इजराइल, जैसे मैं आपसे पहले भी बोला था, ये पूरा मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी और उसके साथ साथ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बुरा संकट का टाइम मैं देखता हूं इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और हिंदुस्तान का तो मैं अफसोस इस बात का है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हम इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है हमारे पास, उसके बावजूद हम क्यों तय कर रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ ही खड़ा होना है। अमेरिका ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, मैं ये नहीं कहता हूं, पर जो हमारा संतुलन था हम उसको क्यों संतुलन को खो रहे हैं। पूरे तरीके से। और मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूं टकर कार्लसन की, लेकिन मैं देख रही थी उन्होंने साफ साफ कहा, ये बात सिर्फ आप नहीं कह रहे प्रवीण जी, ये बात सिर्फ हमारे जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसी में लोग नहीं समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह इस बात को समझ चुका है इजराइल की पूरी जो गजा की जंग हुई, जंग क्या हुई, जो नरसंहार हुआ जिसमें हजारों लोगों की हत्या की गई, उसमें पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल खिलाफ हो चुका है इजराइल के। अमेरिका में भी खिलाफ हो चुका है, पश्चिमी दुनिया में भी खिलाफ हो चुका है। अब उसको एक ऐसा साथी चाहिए जहां लोगों की तादाद ज्यादा हो, जिसको वो दोस्त कह सके, जिसके जरिए वो पब्लिक ओपिनियन चेंज कर सके। उन्होंने कहा कि 2 ऑप्शन हो सकते थे उसके पास, कि चाइना हो या फिर इंडिया हो, यानी इंडिया भी बड़ी आबादी वाला देश है, बड़े इन्फ्लुएंस वाला देश है, तो चाइना तो इस चक्कर में आया नहीं, लेकिन जो भारत है वो फंस गया है इस चक्कर में। नरेंद्र मोदी जी के जरिए पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है इजराइल कि देखिए 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं इस पूरी जंग में, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के मामले में भी, ईरान के मामले में भी, और एक ऐसा देश जहां 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं जो कि पूरी दुनिया में करीब दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। तो ऐसे देश को ये बताना चाहता है इजराइल और नेतन्याहू कि देखिए ये देश मेरे साथ है, 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए उनकी कितना है, इजराइल जो है 9 मिलियन लोग वहां रहते हैं, सिर्फ 9 मिलियन। ईरान में रहते हैं 95 मिलियन। हमारे यहाँ देखिए 1.4 बिलियन, इतने लोग हैं हमारे। हमारा एक अलग वो स्टेटस है, हमारी एक अलग ताकत है, हमारी एक अलग मार्केट है, हमारे अंदर जो हमारे लोग हैं उनमें काबिलियत है, सब कुछ है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है जब हमारे पास ऑप्शन है, हम क्यों उनके साथ। ठीक है, रिश्ते रखिए आप, रिश्ते ये नहीं है कि मोदी सरकार से पहले रिश्ते नहीं हुए थे, पहले भी रिश्ते हुए हैं हमारे उनके साथ। कहने का मतलब ये है, आज जो है इस तरीके से जुड़ जाना अमेरिका के साथ, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका को पार्टनरशिप करनी नहीं आती। उसका कारण ये है, अमेरिका में एक सोच है, हमने कोल्ड वॉर जीती है जो उन्होंने जीती है, और यूनिपोलर वर्ल्ड जो था उसके अंदर उनका ये थी सोच कि हम दुनिया को कुछ भी कर दें, हम कहीं भी इनको मार दें। 2003 से आप देख लीजिए उन्होंने कितनी तबाही करी है। उन्होंने इराक पे लड़ाई करी, उसको खत्म किया, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, और अब ईरान। एक बात जो उनको समझ में नहीं आती है, ईरान इराक नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, 5000 साल की सिविलाइजेशन है, और ईरान जो है उसमें ताकत है, वो लड़ेंगे, वो नहीं पीछे हटेंगे। ये बात नहीं उनके समझ में आती अमेरिकन से। उनको यही लग रहा था कि हम इराक में ये कर सकते हैं तो हम ईरान में भी ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, और शायद जितना जल्दी हम भी समझ सकें इस बात को, तभी उतना भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी मैं इस पर ये देखिए किस तरह की आग लगी हुई है, ये अपने आप में कयामती नजारा है दोस्तों। और बात यहां तक नहीं सीमित है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इस्राइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके चलते अब ईरान जवाब दे रहा है। आपके सामने यह है अक्सदेह तेल भंडार, जहां पर हमला किया था इस्राइल ने, और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का धमाके का गुबार पूरे स्क्रीन पर देखिए। धमाके का गुबार आपके स्क्रीन पर, और इस्राइल ने अक्सदेह तेल ठिकाने पर हमला किया था, जिसके जवाब में अब जो है ईरान हाइफा बे के तेल ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये जो हाइफा पर प्रहार किया है ईरान ने, इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इस्राइल को इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ सकती है और घरेलू स्तर पर अराजकता मच सकती है। कैसे, गौर फरमाएं। अगर हाइफा रिफाइनरी बंद हो गई तो इस्राइल की फ्यूल सप्लाई पर काफी दबाव पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश तुरंत ईंधन खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। असली खतरे में है कीमतें बढ़ना, सप्लाई में लॉजिस्टिकल दिक्कतें, और अगर लंबा युद्ध चला तो ज्यादा कमजोरी। हाइफा की असली अहमियत क्या है, इस पर गौर फरमाएं। हाइफा बाजान रिफाइनरी इस्राइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता लगभग 1,97,000 बैरल प्रतिदिन है। दूसरी रिफाइनरी अशदोद की क्षमता लगभग 80 से 1,10,000 बैरल प्रतिदिन है। यानी हाइफा अकेली ही देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का आधे से ज्यादा हिस्सा संभालती है। युद्ध से पहले आमतौर पर देश के लगभग 60 से 65% डीजल की सप्लाई हाइफा से होती थी, और इसके अलावा 45 से 50% पेट्रोल गैसोलीन भी यहीं से आता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर हाइफा बंद हो जाता है तो इसराइल को कितनी दिक्कत होगी। और फरमाएं क्यों, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन होटल के कुछ कमरों में अमेरिकी सैनिक थे, इसलिए कुवैत की होटल पर हमला किया जा रहा है। और याद कीजिएगा, यही नजारा मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिखाया था, यानी कि दूसरे देशों के होटल्स पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के चलते ईरान लगातार हमला कर रहा है। और आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान को यह जानकारी कहां से मिल रही है, और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि रूस एक तरह से इस युद्ध में शामिल हो गया है, और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ईरान की पूरी मदद कर रहा है। इसलिए ईरान को पता है कि किस होटल के किस कमरे में कौन सा अमेरिकी सैनिक छिपा हुआ है। मगर इस्राइल भी अपनी तरफ से बड़े हमले कर रहा है, और सिर्फ ईरान पर नहीं,
आप देख सकते हैं बेरूत की एक होटल पर हमला किया गया है क्योंकि इस्राएल का मानना था कि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो शरण लिए हुए थे। इस खबर में आप देख सकते हैं रमादा होटल है बेरूत की, ये वहां का सबसे बड़ा लैंडमार्क है और यहां पर हमला किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं इस्राएल को पता था कि इनमें से कुछ कमरों में हिजबुल्लाह के लड़ाके हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और अहम वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ड्रॉप साइट के मुताबिक यहां कुछ अमरीकी अली अल सालेम बेस में, कुवैत के अली अल सालेम बेस की तस्वीरें ले रहे हैं। वहां पर हमला किया था ईरान ने और बताया जा रहा है कि ईरान ने यहां के रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया था और यहां पर जो पेट्रियट के सिस्टम्स हैं, थर्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं, उन्हें निशाना बनाया गया था। याद कीजिएगा कल ही मैंने आपको अपने इस मंच पर बताया था कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका के 2 थर्ड मिसाइल सिस्टम्स को तबाह कर दिया था। मगर जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ईरान की जंग बहुत कठिन है। उसका मुकाबला 2 महाशक्तियों से हो रहा है और आज दुनिया के सामने यह तस्वीर साफ है। आप जानते हैं दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी क्या बात सामने उभर कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 साल की एक लड़की के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी और जब उस लड़की ने मना किया तो उसकी बाल पकड़कर पिटाई की थी। जाहिर सी बात है ट्रंप इसे इनकार करते हैं। तो दुनिया देख रही है कि एक तरफ हैं ट्रंप जिनका नाम सीधे तौर पर एप्स्टीन फाइल्स में, एक तरफ हैं नेतन्याहू जो एक वॉर क्रिमिनल हैं, और ये मेरी शब्दावली नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्हें एक वॉर क्रिमिनल का दर्जा दिया गया है, और दूसरी तरफ है ईरान, वो ईरान जो अमेरिकी शर्तों पर राजी हो गया था, बातचीत कर रहा था और उस बातचीत के बावजूद उस पर हमला होता है, सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दुनिया ये सब देख रही है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसराइल के अंदर किस तरह की तबाही मच रही है, उस तरह की खबरें लाना नामुमकिन हो रहा है। जैसे मैंने बताया, इसराइल ने सेंसरशिप कर रखी है। इसके अलावा अगर हम ईरान की ही बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं वहां की जो एक वेबसाइट है इरना, वो डाउन हो गई है क्योंकि वहां पर इंटरनेट कई जगहों पर खत्म हो गया है, लिहाजा वहां की न्यूज एजेंसीज पर भी असर पड़ रहा है। और इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। कैसे, गौर फरमाइएगा, और इसके लिए कुछ चेहरों पर आपको गौर करना पड़ेगा, चाहे ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे अली लारीजानी हो, चाहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे चाइना हो, शी जिनपिंग हो। इन तमाम चेहरों की निगाह से अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना है कि इस वक्त युद्ध की क्या स्थिति है। गौर फरमाएं, अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं। तेहरान में हमले में खामेनी की मौत से ईरान की सत्ता व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले इसराइल और कुछ खाड़ी देशों के इलाकों की तरफ किए। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बाधित करने की कोशिश भी की है, जिससे दुनिया की तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। तो ये तो फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स के आधार पर हम अगले 72 घंटों का एक आकलन आपके सामने पेश कर रहे हैं। कैसे, गौर फरमाएं। ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, जवाब भी देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका सीधा शासन गिराने की जंग शुरू कर दे। संभावित कदम नंबर 1, जवाबी हमले जारी रखना। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाना, खाड़ी में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीमित हमले। नंबर 2, प्रॉक्सी का इस्तेमाल, हिजबुल्लाह लेबनान में, जो कि हो भी रहा है, इराक की शिया मिलिशिया, यमन के हूती, इनके जरिए अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाए रखना। नंबर 3, अंदरूनी नियंत्रण मजबूत करना। IRGC सत्ता को और कसकर संभालेगा। मिसाइल यूनिट्स को छिपाना और फैलाना, सत्ता परिवर्तन के बाद स्थिरता बनाए रखना। नंबर 4, तेल के रास्ते पर दबाव, होर्मुज के जहाजों को रोकना या डराने की कोशिश, ताकि तेल की कीमतें बढ़ें और पश्चिमी देशों पर आर्थिक दबाव बढ़े। तो यह तो हो गई अगले 72 घंटों में ईरान की रणनीति क्या हो सकती है। अब हम बात करना चाहते हैं अगले 72 घंटों में अमेरिका और इसराइल की रणनीति क्या हो सकती है। गौर फरमाएं, दोनों की कोशिश है कि ईरान की सैन्य ताकत को बहुत कमजोर किया जाए, लेकिन लंबी जमीन युद्ध में फंसा ना जाए, यानी कि अमेरिकी और इस्राएली सैनिक जमीन पर ना उतरे। क्योंकि आपको याद होगा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या कहा था कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप आइए तो सही, जमीन पर कदम रखिए तो सही, आपको दूध का दूध और पानी का हिसाब दे दिया जाएगा। आगे संभावित कदम नंबर 1, हाई वैल्यू टारगेट पर हमले जारी रखना, मिसाइल डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम, IRGC बेस, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2, जमीन पर युद्ध से बचना। अमेरिका की रणनीति फिलहाल है एयर पावर, नेवी, साइबर और स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल। नंबर 3, प्रॉक्सी को रोकना, लेबनान, सीरिया और इराक में दबाव, हिजबुल्लाह को युद्ध में खुलकर आने से रोकना। नंबर 4, खाड़ी देशों को अपने साथ लाना, मिसाइल डिफेंस देना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, ईरान के खिलाफ खुला समर्थन लेने की कोशिश। मगर आप जानते हैं दोस्तों, खाड़ी देशों को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका नाकाम हो रहा है। कल इसी मंच पर मैंने आपके सामने ब्लूमबर्ग की खबर बताई थी, जिसमें सऊदी अरब ईरान से संपर्क साध रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब मानता है कि अमेरिका उसे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है और बात वहां नहीं रुकती।